हम्म, ऐसा है कि आप मुझे बताएं कि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे जो रियल वर्ल्ड के अंदर है। सर जब टास्क डिवाइड होता है तो अ, हम्म। जब एक ही टास्क को डिवाइड किया जाता है तो दोबारा इनके उसको कंबाइन करने के लिए हमें हम्म। इनके चाहिए होता है, क्योंकि एक हम्म। टास्क किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, तो उसको क्रोनोलॉजिकल बिल्कुल ऑर्डर में ही वापस लिंक करके आउटपुट देना है। एग्जैक्टली ये एक अच्छा है, लेकिन लेकिन अगर हम देखें कि एक जो कंप्यूटर्स हैं दे आर ऑन डिफरेंट लोकेशंस। लेट्स से कि किसी एक यूके में है, एक यूएस में है, एक पाकिस्तान में सर्वर है, ठीक है, या इवन कंप्यूटर्स हैं। तो फिर हमें क्यों जरूरत है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की इस केस के सर अंदर। डेटा इंटेग्रिटी जैसे होता है ना, यानी अगर एक जगह कुछ चीज़ चेंज हुई है तो हर जगह वो चेंज हो, सिंक्रोनाइज करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर वो क्यों नहीं होती, क्या क्लॉक्स जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में या कंट्रीज में वो उनका टाइम डिफरेंट होता है कि सेम होता डिफरेंट सर। है। डिफरेंट बिल्कुल। तो डिफरेंट तो होता है। इस सर अब टाइम भी डिफरेंट होते हैं। रात के वक्त हमारे जब रात होती है तो उनकी रात नहीं होगी बाहर के मुल्कों में। एग्जैक्टली साद और जावेद, आपके और वैसे आपके पॉइंट्स ठीक हैं। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन की डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर ही ज़रूरत होती है। अगर हम लोग पाकिस्तान में हैं और सारे सिस्टम हमारे पाकिस्तान में हैं तो देन वी डोंट नीड फॉर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम कॉल करके तो अपने क्लॉक का जो है टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब जो कंप्यूटर्स हैं लेट्स से पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, तो वो उनके क्लॉक सेम है। उस केस के अंदर हमें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की जो जरूरत पड़ती है ये पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोकल कॉल तो नहीं कर सकते ना कि जी उससे हम फाइंड कर सकेंगे जी दूसरे कंप्यूटर का टाइम क्या है। लेट्स से हम पिंग करके जो है हम जो है वो दूसरे क्लॉक का जो है ना वो डिले फाइंड करना चाहते हैं कि जी पिंग कितनी देर में वापस आ जाती है। तो हर जो पिंग क्या होता है ना, जैसे हम विंडो के अंदर भी जो है नेटवर्क के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग की कमांड करते हैं लेट्स से 5 टाइम्स। तो हर जगह जो पिंग का टाइम होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है ना क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि हम जो है जो सिस्टम है उसका हमें क्लॉक का टाइम पता नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अगर आपको कोई पिछले लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन है वो कर लें, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। जी किसी का क्वेश्चन है पिछले लेक्चर्स में से कोई से भी लेक्चर में? ओके। सो ये एक एग्जांपल है कि किन केसेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। एक केस तो ये है कि जी अगर आपकी घड़ी जो है वो लेट्स से कि 15 मिनट लेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप बस को मिस कर सकते हैं। अगर इन केस आपकी जो घड़ी है 15 मिनट आगे है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको लेट्स से कि 15 मिनट वेट करना पड़ेगा बस के पहुंचने के लिए, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई भी इनमें से एक केस है, ठीक है, हमारा क्लॉक तो या तो आगे होगा या पीछे होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड सिंक्रोनाइजेशन। तो जिसमें हमने ये एक एग्जांपल देखी है। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं कि बुकिंग सिस्टम की, ठीक है, कि कैसे कंफ्यूजन हो सकती है एक बुकिंग सिस्टम के अंदर। लेट्स से कि हमारे पास 3 सर्वर हैं, ठीक है, टिकटिंग सिस्टम एक है। तो उसके जो सर्वर है ना 3 कंट्रीज के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक सर्वर एक जो है क्लाइंट जो है सर्वर ए को रिक्वेस्ट करता है कि जी मैं इस फ्लाइट को बुक करना चाहता हूँ, इसमें टिकट, ठीक है। तो उसके अंदर जो है एक लास्ट टिकट अवेलेबल थी। तो जो सर्वर ए है वो उसकी बुकिंग कंफर्म करता है इस टाइम के ऊपर, ठीक है, 9 आवर एंड 15 मिनट्स है, और इसको लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक बैक कहता है कि जी आपकी रिजर्वेशन जो है वो डन है, कंफर्म। उसके बाद सर्वर ए जो है बी को मैसेज भेजता है, ठीक है, कि फ्लाइट फुल हो गई है, अब आपको कोई रिक्वेस्ट आएगी तो डू नॉट इंटरटेन इट, ठीक है। लेकिन जो बी सर्वर है ना उसका जो उसने उसको जो ये जो एक मैसेज मिला है, ये इसको मिला है 9
आवर्स एंड 10 मिनट्स पे। मतलब कि इसका जो क्लॉक है ये तो मतलब कि 10 मिनट ये जो है डिले के साथ चल रहा है। तो इसमें तो कंफर्म हो गया बुकिंग 9:15 पे, लेकिन उसने नोट किया है यहाँ पे 9:10 पे क्योंकि उसका जो लोकल क्लॉक का टाइम है वो डिफरेंट है। तो अब सर्वर सी जो है अगर उसको कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो जब दोनों के लॉग चेक करेगा ए और बी का, तो उसको कंफ्यूजन आ जाएगी कि जी जो है इसने तो बी को जो है रिक्वेस्ट की है टिकट के लिए, लेकिन टिकट जो है वो तो फ्यूचर के अंदर ही वो रिजर्व हो गई है, ठीक है, यानी 5 मिनट के पहले। तो वो उसने कैसे उसको जो है फ्लाइट फुल का जो है वो मैसेज रिटर्न किया है, ठीक है। तो ये इस तरह की कंफ्यूजन हो सकती है। और इसके अलावा अगर सी क्यूरीज ए अबाउट बीस लॉग, then it will create confusion as discussed above. This may lead to further in correct actions by C. तो आप ये एग्जांपल जो है इसको देख सकते हैं कि कैसे अगर क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं है तो किस तरह से एक टिपिकल एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर कंफ्यूजन आ सकती है, ठीक है। अम, कोई सा भी एक जो होता है कोई टास्क होता है, ठीक है, आप इसको इवेंट्स के अंदर और स्मॉल टास्क के अंदर डिवाइड कर सकते हो। फिर आप उसको जो है ना सर्टन एक अरेंजमेंट के अंदर जो है आप उसको सीक्वेंस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि ये पिक्चर की एग्जांपल है, अगर आपको ये गेम आती है तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एक सिनेरियो है, इसको डिफरेंट इवेंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पिक्चर अगर थ्रो करेगा बॉल को तो वो E1 इवेंट उसको नाम दे सकते हैं, और अगर बी बॉल अराइव्स एट होम इसको E2 इवेंट कह देते हैं। तो ये सारे इवेंट्स के अंदर हम एक सिनेरियो को, जो कि हमें अगर पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है, तो उसको हम क्लियरली इवेंट्स की फॉर्म के अंदर उसको अरेंज कर सकते हैं। तो अब ये तो सिस्टम के अंदर जो है हमें जो है वो इवेंट्स का पता है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि लेट्स से कि इवेंट 8 कब खत्म हुआ है और इवेंट 9 जो है कब खत्म हुआ है, ठीक है, टाइम टाइम के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ये डिफरेंट जो एक्शंस हैं ये डिफरेंट लेबल्स के साथ हो रहे हैं। पिक्चर का अपने लेबल्स हैं, उससे एसोसिएटेड इवेंट E1 E6 और E7 है, और सिमिलरली फॉर अदर टास्क्स। तो आप देखिए टाइम इस तरह से फ्लो करेगा। तो अगर हमें हमारे टाइम सिंक्रोनाइज नहीं है तो हम इनको जो है ना एफिशिएंटली अरेंज नहीं कर सकते। हम किसी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर में तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल कि इवेंट 4 भी इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, और क्या इवेंट 5 जो है क्या उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था या कुछ डिले के साथ जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि आप जब हम एक प्लानर भी बनाते हैं अपने इवन FYP के प्रोजेक्ट का, तो हम कुछ एक्टिविटीज इन पैरेलल चलाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें फिर वो टाइम का पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा इवेंट स्टार्ट होगा, वो इवेंट किस टाइम पे एंड होगा। अच्छा, तो ये फर्दर टू द डिस्कशन के हमारे पास कुछ इस तरह की सिनेरियोज हैं जो कि दे आर लाइक शुड बी एड्रेस्ड, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। पिक्चर नोज E1 हैपेंस बिफोर E6 व्हिच हैपेंस बिफोर E7। इनका हमें पता है, इसको हमने अरेंज कर लिया। होम प्लेट अंपायर नोज E2 इज बिफोर E3 व्हिच इज बिफोर E4। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो हमने टाइमलाइन यहाँ पे बनाई, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन E8 एंड E9 इज अनक्लियर। तो इसलिए हमें टाइम का पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक मोस्ट ऑप्टिमल ऑर्डर के अंदर इवेंट्स को अरेंज कर सकें। अगेन जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन जो है हम करना चाहते हैं, तो कोई आपका आइडिया है कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है मुख्तलिफ लोकेशंस पे, इनके क्लास को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? जी।
हमें कौन सा क्या इंट्रोड्यूस करवाना होगा अपने सिस्टम के अंदर कि जी सबके क्लॉक जो हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाएं? जी, एनी सजेशन? सेंट्रल मतलब टाइमर हो जो सबको जो जिससे सब यूज कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। मसूद, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसके थोड़ा सा कॉन्स पे भी चले जाते हैं। सेंट्रल एक सर्वर या टाइम कीपर जिसका काम ही ये हो वो उसका रिकॉर्ड रखे, लेकिन आप ये बताएं कि सिर्फ टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक सर्वर को मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक सिस्टम है उसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें, आप गूगल की एग्जांपल ले लें, आप ट्विटर की एग्जांपल ले लें, और आप लिंक्डइन की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे जो है आप देखें कि एक एक सिस्टम जो है इट कंपोज्ड ऑफ मिलियंस, इवन इवन इन सम केसेस बिलियंस ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो अब अगर सारे यूजर जो हैं अगर वो मिलियंस रिक्वेस्ट सेंड करेंगे लेट्स से हर हर आवर के बाद, तो इवन दो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन बट इट इज नॉट ऑप्टिमल वन। ठीक है, ओके। सर मैं बताऊँ एक, जी जी। सर इसका ये हो सकता है कि जिस तरह हर रीजन के ना टाइम जोन है ना, हम लोग जी जब टाइम करते में लिखा होता है +4 -5 वगैरह इस तरह, तो जी जी। एक ना फिक्स वैल्यू है, ठीक है, हर एक ने हाँ, अपने टाइम रीजन के मुताबिक इसको इस तरह माइनस या प्लस करना कि वो फिक्स वैल्यू आंसर आना चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ, ये ये चीज आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो इस तरह करे, और जो इंटरनल सिस्टम में जो कम्युनिकेशन होनी वो लोकल है तो वो उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, मैं इसी मतलब आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछूंगा इंशाल्लाह कि क्या पर इस तरह की वो ठीक है, ये एक उससे बेहतर सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन दिस इज स्टिल वुड कॉज फ्लडिंग इन द नेटवर्क। तो ये जो हमें कैसे पता चलेगा कि एक मैसेज सर्वर ए से बी तक कितनी देर में पहुंचेगा? क्योंकि हमें वो अगर क्लॉक का पता करना है तो हमें उसके लिए पिंग करना पड़ेगा, या कोई हमें एक सिंक्रोनाइजेशन बेस्ड मैसेजेस सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एक तो ये हो सकता है कि हम पहले सिंक्रोनाइज कर लें क्लॉक। ठीक है, लेट्स से कि जी यूके वाले भी और पाकिस्तान वाले भी और यूएस वाले भी सारे अपने कंप्यूटर्स को एक क्लॉक पे ले आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मसला है, फिर भी जो है ना एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है? क्लॉक ड्रिफ्ट। ठीक है, क्लॉक ड्रिफ्ट क्या होती है? देखिए, जो फिजिकल क्लॉक्स की बात करते हैं, फिजिकल क्लॉक्स के अंदर जो होता है ना, उनकी जो वाइंडिंग होती है, उनका जो वाइंडिंग का जो एक और इवन जो जिस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, और उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो वो सारा डिपेंड करता है कि क्लॉक की जो स्पीड क्या होगी। तो आप देखें कि सेम भी दो वॉचेस हो ना, जैसे हम एनालॉग वॉचेस की बात करें और इवन हम लोग डिजिटल वॉचेस की बात करें, तो आप देखें कि दो वॉचेस होंगी ना, उसके साथ साथ टाइम के साथ आप देखेंगे उनके अंदर क्लॉक ड्रिफ्ट आएगी। ठीक है, किसी ने ऑब्जर्व किया ये वाला? सर डिजिटल में भी आता है? जी, डिजिटल में भी आता है। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। ठीक है, वो ज्यादा थोड़ी एनालॉग को तो एक्यूरेट। पता था ना, वो पेंडुलम क्लॉक को जिसमें तो होता है गर्मियों में हाँ, सो रहे थे, सर्दियों में बिल्कुल सो रहे था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कुछ पहले जो मेरे पास डिजिटल वॉचेस होती थी उसमें ऑब्जर्व किया था कि टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो हमारा टाइम है ना, जैसे फोन का है या इवन कुछ स्मार्ट वॉचेस का है, सो इट इज नेटवर्क बेस्ड जो है सिंक्रोनाइजेशन, उसमें एक एटॉमिक क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करते रहते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट जो उसके अंदर आती है ना, उसको एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन याद जैसे रखें कि वो ये तो जी सही सही भी होता है, जब नया फोन लेते हैं तो इंटरनेट जब अपने रीजन से कनेक्ट करते हैं तो वो इंटरनेट के जरिए अपना टाइम फिक्स करता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ये वही ऑब्जर्व चीज है। किया है। जी बिल्कुल, ये वही चीज़ है। सिस्टम से भी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप भी साथ ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन ये तो अपनी घड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मिलियंस ऑफ मशीन्स हैं तो उनमें क्लॉक ड्रिफ्ट को सेट करने के लिए मैसेजेस भेजना इतना फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि इवन दो स्टार्ट में सबके क्लॉक सेम थे, लेकिन वक्त के साथ जैसे ही वो हम देखते हैं कि उसमें क्लॉक ड्रिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर वो एक जो एस्टिमेटेड है ना,
एस्टिमेट ये है कि 0.06 सेकंड का जो है ना ये डिले आता है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के बाद। तो फिर वो उसके बाद ज़्यादा होता जाता है, ठीक है? क्योंकि कुछ क्लॉक्स जो होंगे वो थोड़े फास्टर होंगे, कुछ जो है थोड़े स्लोअर होंगे। तो उनके दरमियान जो है क्लॉक ड्रिफ्ट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो इसको इस एग्ज़ाम्पल के साथ हम बता सकते हैं कि नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। तो आपको इस डिले का पता नहीं है, ठीक है? इवन दो हम इस डिले को पता करने के लिए हम पिंग मैसेज जब सेंड करेंगे ना, कि जब हम किसी भी डेस्टिनेशन को पिंग करते हैं, लेट्स से याहू, ठीक है? उसका आईपी एड्रेस देके उसको जब कमांड प्रॉम्प्ट से हम पिंग करते हैं, ठीक है? तो उस पिंग का जो है ना एक डिले टाइमर आता है। आप देखेंगे कि वो जो डिले टाइमर है ना, वो भी डिफरेंट टाइम्स के साथ आता है, वो एक जैसा नहीं है। मतलब कि हम एग्ज़ैक्ट टाइम जो है वो पता नहीं कर सकते डिले का। अगर डिले का पता हो, तो मशीन ए का क्लॉक जो है हम आराम से मशीन बी के साथ हम सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो है एक्सपेक्टेड डिले होता है। तो ये परफेक्ट डिले नहीं है, एग्ज़ैक्ट डिले नहीं है। इसलिए वी से दैट नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो अब वही जैसे अवैस भी बात कर रहा था, तो इस बैकग्राउंड के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि इज़ इट पॉसिबल टू सिंक्रोनाइज़ ऑल द क्लॉक्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? यस सर। सर वो जी। आपने ही बताया था कि हम लोग जैसे रिफ्रेश करते रहते हैं, ठीक है? तो अगर जो मैं वो ड्रैग आ भी जाता है, यानी कि हुँ, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट आ भी जाती है, मगर हम एक खास टाइम के बाद उसको रिफ्रेश कर लें एक एटॉमिक हुँ, क्लॉक से, हुँ, 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 ओके। तो मैक्सिमम टाइम तक हम कितने सिंक रहेगा? अच्छा, मैक्सिमम टाइम तक भी मतलब कि मैं एक यानी कि ऑल द क्लॉक सिंक्रोनाइज़ करने की बात कर रहा हूँ कि वो पॉसिबल है? मतलब ये समझ लें कि ये कॉन्टिनेंट्स में सिस्टम्स फैले हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, उन सबको सिंक्रोनाइज़ करना। सर उसको भी इस तरह नहीं करें, फॉर एग्जांपल एक सेंटर क्लॉक है, ठीक है? जिससे कहते हैं रीजनल क्लॉक सिंक्स होते हैं, रीजनल हुँ, क्लॉक से फिर रीजनल डिवाइसेस की क्लॉक सिंक होती है। ठीक है। ये समझे, इस तरह अगर काम करे कि हर घंटे बाद ये सिंक्रोनाइजेशन होनी है, हुँ, हुँ, ठीक है। तो फिर उस पॉसिबल है सर? जी, जी, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं ड्रिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो हम ये इस जो ड्रिफ्ट या जो डिले है ना, ड्रिफ्ट जिसको हम डिले के टर्म में बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं है। जब मैं एक क्लॉक ए और बी को सिंक्रोनाइज़ करता हूँ ना, जैसे आपकी सजेशन है, तो उसका मुझे एग्ज़ैक्ट जो है वो डिले पता नहीं है, ठीक है? यानी कि मैं इस टाइम को प्लस दिस टाइम करूँगा, तो फिर मुझे इस का जो है वो पता चल जाएगा कि इस बी के ओह! ऊपर अभी क्या टाइम है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, सर तो आप यानी कि आप कह रहे हैं कि डिले से मतलब ये कि जो मैसेज पहुँचने में टाइम लगे उसकी वजह से जो हाँ। टाइम गुज़र गया, ये डिले आया। बिल्कुल, बिल्कुल ओह! और ये सही है। मैसेज पहुँच रहा है ना, लेट्स से कि कोई 12 मिलीसेकंड में पहुँच रहा है, एक 12 मिलीसेकंड में पहुँच रहा है, एक 13 में, यानी एक पिंग के बाद दूसरी पिंग करेंगे ना, तो उसका जो एक्सपेक्टेड डिले है वो डिफरेंट आएगा। तो फिर आप किससे वो उसको सिंक्रोनाइज़ करोगे? क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट नहीं आ रहा, ये एक्सपेक्टेड डिले आ रहा है, ठीक है? हो यस सकता सर। है सर एक जी, फिर तो ये अप्रॉक्सिमेटेड ही कहते हैं हो गए एक सिंक्रोनाइजेशन। एग्ज़ैक्टली हाँ, बिल्कुल ये अप्रोक्सिमेटेड होगी। तो लेकिन उसको करने के लिए भी आपको पता है कि आपको कितने मिलियंस ऑफ मैसेजेस जो है वो सेंड करने पड़ेंगे। तो ये यानी कि पॉसिबल परफेक्टली तो नहीं है, यानी कि विद सम कंस्ट्रेंट है जैसा कि हमने ड्रिफ्ट के प्रॉब्लम को डिस्कस किया। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्या फेसबुक का सर्वर हमें अलाउ करेगा कि बिलियंस ऑफ यूज़र जो हैं वो हर घंटे के बाद पिंग करें और उसका टाइम जो है उस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करें। ओके। नो सर, बहुत सारे लोग। जी। तो फिज़िकल क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन जो है इसमें हमारे पास टिपिकली क्रिस्टियंस एल्गोरिदम है, बर्कले एल्गोरिदम है, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन की बात करेंगे, ठीक है? वो हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। व्हाई वी नीड लॉजिकल क्लॉक, ठीक है? तो क्योंकि फिज़िकल क्लॉक के अंदर हमने देखा कि उसके भी अपने मसले हैं, ठीक है? उसके अंदर ड्रिफ्ट है उसके अंदर जो है टाइम के साथ जो है उनके क्लॉक जो हैं वो क्या टाइम में वेरिएशन आ जाती है।
तो फिर एक लॉजिकल लेवल पे हम करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि फिजिकली हम किसी भी एटॉमिक क्लॉक वाले सर्वर को जो है पिंग करेंगे और उसे टाइम सेट करेंगे तो वो फिर काफ़ी बर्डनसम है, ठीक है? तो आप देखिए सिंगल सिस्टम के अंदर टाइम इज़ अनएम्बिगुअस कि अगर एक सिस्टम है, एक लोकल लेवल पे है, तो उसमें तो क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन का मसला नहीं है। तो प्रोसेस ए एक्वायर टाइम थ्रू अ सिस्टम कॉल। हम सिस्टम कॉल देके हम अपने जो लोकल कंप्यूटर्स हैं, लेट्स से कि नस्ट के अंदर एक लैब है, तो वो एक जस्ट सिस्टम कॉल से हम उसका टाइम पता कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमें पता चल जाएगा कि जी इवेंट ए जो है वो पहले occur हुआ है इवेंट बी से कि नहीं, ठीक है? वो हम परफेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो आप किसी ने यूनिक्स के अंदर मेक प्रोग्राम की कमांड यूज़ की है? यस सर। अच्छा गुड। तो इसके अंदर बताएं कि जब हम किसी एक कंपोनेंट के अंदर या किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं कि तो क्या हमें सारा प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ता है या जस्ट वो ऑब्जेक्ट जो होता है उससे रिलेटेड उस फाइल को अपडेट करते हैं? सारी फाइल होती है कंपाइल। अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस है। साद आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मेक फाइल्स के साथ जी मेक फाइल फाइल की बात कर रहा तो हूँ। उसके अंदर लाइंस सर लिखी होती है जिस ना कंपाइल करने के लिए। सर उसके यूनिट पे हाँ। डिपेंड करता है कि मतलब जो फाइनल फाइल होगी वो रिकम्पाइल होगी और जो उसका पार्ट होगा वो रिकम्पाइल होगा बस। मेरा ख्याल है आप सही पॉइंट पे हैं, लेकिन मैं साद से ज़्यादा थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। साद आप क्या कह रहे थे? जी मोहम्मद साद। सर मैं बताता हूँ सर, वो जी सुलेमान था। सर उसमें सुलेमान होता जी है जी। ये कि जो मेक फाइल होती है ना उसके अंदर इंडिविजुअल फाइल्स को भी कंपाइल किया जा सकता है और एंड पे जो हम्म, यानी हम्म, मेन वाली फाइल होती है उसको भी किया जा सकता है। वो जो कुछ लिखा बिल, होगा वो रन हो जाएगा अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि साद ने कहा है कि उसमें इंडिविजुअल फाइल्स को भी हम लोग सेपरेटली कंपाइल कर सकते हैं। मतलब ये कि एक किसी कंपोनेंट में चेंज आया है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम सारी की सारी प्रोग्राम को सोर्स फाइल को रन करें। हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को जो है वो जो है कंपाइल कर लेते हैं, तो फिर वो हमारा काम बन जाता है। तो इसलिए ये फास्टर कंपाइलिंग होती है इसके अंदर जब हम लिनक्स के अंदर ये मेक की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये काम अगर हम इसी एक आइडिया को लेके चलें क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन करने के लिए, तो हमें देखें कि सारे कंप्यूटर्स को नहीं करना पड़ेगा। जिसके अंदर टाइम के अंदर ड्रिफ्ट आई है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन जो टाइम है दिस इज़ नॉट ट्रिवियल टास्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं, आप देखें कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, कंपनीज़ हैं, इनके अंदर आम तौर पे एक अलहदा सर्वर पड़ा होता है, कंप्यूटर पड़ा होता है, जिसको हम प्रोग्राम रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे गूगल कोलैब की हम बात करें। हमारे पास रिसोर्सेज़ तो पड़े हमारे पास होते हैं प्रोग्राम, लेकिन उसको रन करने के लिए हम लोग उस पे अपलोड करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है? तो आप सपोज़ करें कि ये हमारी लोकल मशीन है, एडिटर हमारी लोकल मशीन पे पड़ा हुआ है और प्रोग्राम कंपाइल जो हो रहा है वो गूगल कोलैब के अंदर हो रहा है, ठीक है? तो आप देखें कि इन दोनों सिस्टम के अंदर 1 सेकंड का फ़र्क है, टाइम का। तो आप देखें यहाँ पे 21:44 है, यहाँ पे 21:43 है जब हमने सोर्स वाल को रन किया। लेकिन हम देखें कि वो कंपाइल तो उससे पहले हो गई थी, मतलब कि जो है 21:44 पे, ठीक है? तो उसके बाद जो है इसका ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्रिएट की गई। तो क्योंकि हमने जो है उसको इस टाइम पे रन किया है, तो आप देखें कि उसके अंदर चेंजेज़ उस तरह से नहीं आएँगे जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? जी। तो अगेन क्योंकि अगर हमारे टाइम सिंक्रोनाइज़ नहीं है, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को जिस सिस्टम पे कंपाइल कर रहे हैं, तो ये हो सकता है या तो ये जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल है ये अपडेट होगी या वो नहीं होगी। लेट्स से कि क्रिएटेड फ़ाइल का जो है वो टाइम है 21:43 लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमने अपडेट किया था, ठीक है? मेक मेक कमांड के थ्रू, वो 1 सेकंड के बाद हुआ है, ठीक है? तो ये जो टाइम डिफरेंस है इसकी इसकी वजह से या तो ये प्रोग्राम अपडेट हो जाएगा या फिर वो नहीं होगा, ठीक है? इसलिए ये एक और एग्ज़ाम्पल है आपको समझाने के लिए कि क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन के अंदर रियल सिनेरियो में किस तरह से हमें मसले आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा फिज़िकल जो क्लॉक हैं
इनको इनका जो है ट्रैक रखने के लिए हमारे पास 2 रजिस्टर होते हैं, एक काउंटर का होता है, एक होल्डिंग रजिस्टर होता है, ठीक है। अब अम, जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड करती है किस पे, कि कौन सा क्रिस्टल यूज किया गया है, क्रिस्टल की को कैसे कट किया गया है, उसकी टेंशन क्या है वायर की। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो है डिसाइड करती हैं कि अगर हम 60 सेकंड्स का एक मिनट बनाते हैं, ठीक है, तो फिर वो 60 सेकंड वो उसके अंदर क्या ड्रिफ्ट होगी, वो ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। तो अच्छा, फिर अगर हम इनको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, जैसे कि वैसे भी बात कर रहे थे कि हम जो है क्लॉक्स को जो है रीसेट कर लिया करें। अगर कोई क्लॉक जो है किसी का आगे है तो उसको हम अपने क्लॉक को थोड़ा सा फास्टर कर लें, या हमारा क्लॉक जो है आगे है तो हम अपनी क्लॉक को थोड़ा स्लो कर लें ताकि वो दोनों सेम लेवल पे आ जाएं, ठीक है। तो इसी तरह ये हो सकता है कि टिपिकली 60 टिक्स का 1 सेकंड होता है, ठीक है, या 1 मिनट होता है। तो 60 टिक्स जो हैं, हम कहते हैं कि अच्छा जी, अगर कंप्यूटर बी जो है वो आगे है तो हम इन टिक्स को जो है 40 कर दें, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो है वो मिनट जो है ज्यादा जल्दी हो जाएगा और हम उसके साथ मिल जाएंगे। फिर हम उसको जो है फिर रेगुलर जो है इसकी टिक्स जो है हम डिफाइन करेंगे। तो ये यानी डिस्कशन है, ये प्रपोजल है कि इस तरह हो सकता है। फिर हम ये भी कर सकते सजेस्ट कर सकते हैं कि जी काउंटर के अंदर जो है हम लोग वैल्यूज को जो है ना वो सॉफ्टवेयर वाइज जो है वो हम कमांड के थ्रू चेंज कर लें और अपने फिजिकल क्लॉक जो है उनकी वैल्यूज को रीसेट कर लें टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह होता नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है और फिजिकली ये इस तरह किया भी नहीं जाता। अच्छा, हम लोग इन एल्गोरिथम की जो है वो थोड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे, नेटवर्क टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो एनटीपी एक प्रोटोकॉल है, ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, वी हैव 5 मिनट्स, ओके। किस्टन प्रोटोकॉल की पहले बात करते हैं, ठीक है। ये 1989 में प्रपोज किया गया था और ये दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर अमंग मैनी प्रपोज्ड प्रोटोकॉल्स। सर्वर पैसिव होता है। सर्वर पैसिव का मतलब ये होता है कि सर्वर अपने टाइम से क्लाइंट्स को इन्फॉर्म नहीं करता। हमें उसके लिए पिंग करना पड़ता है, हमें उसके लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, जिसके रिस्पॉन्स में सर्वर जो है हमें रिप्लाई करता है क्लॉक टाइम के बारे में, ठीक है। सर्वर जो होता है दिस इज टिपिकली जो है कंपोज्ड ऑफ और इम्प्लाइड विद एक्यूरेट क्लॉक, ठीक है। और इसको एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ग्लोबल टाइम कहते हैं। तो जैसे आप देखें कि एक वेट का मेजर है, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड जो है, एक 1 kg वेट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है, ठीक है, किसी खास टेम्परेचर पे। और इस तरह बाकी चीज़ों के लिए, टाइम के लिए भी यही ट्रू है कि जी एक एटॉमिक क्लॉक है जिसकी जो है एक एक्यूरेट टाइम है, कंसिडर किया जाता है और सबको उसके साथ सिंक होना पड़ता है। Client requests the server for the first time. Problem is that the message delay outdated the reported time. ठीक है, तो मैसेज डिले की वजह से ना फिर हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि जी क्या टाइम था सर्वर के ऊपर, ठीक है। विद सम एक्सपेक्टेड टाइम हम बता सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिकल टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा, ये एक जो है एनटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि हमने देखा है यहाँ पे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखें कि 2 सिस्टम हैं, ए और बी। ए जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सिस्टम बी को, और वो कुछ डिले के साथ रिक्वेस्ट जो है टी की वो बी पे रिसीव होती है एट टाइम T2। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ प्रोसेसिंग होती है।
जो कि पी के पार्ट के ऊपर की जाती है, और उसके बाद बी जो है वो अपना टाइम जो है विद दिस डिले डी, वो जो है ए को रिटर्न करता है विच इज रिसीव्ड एट T4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है डिले। हम डिले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्क्यू की भी बात करेंगे जी। अच्छा, अब डिले जो है, पहले हम डिले की बात करते हैं। डिले हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, कोई आइडिया? हाइपोथाइगोरस। वो इस तरह से नहीं लगा सकते जी। एक तो ये कर सकते हैं ना कि सर वो डिले जो साइन है, कोस वाला तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए कि हमारे पास टाइम्स अवेलेबल हैं, T1 T2 T3 T4, ये हमारे पास है। इनको यूज करते हुए हम कैसे डिले जो है फाइंड कर सकते डिफरेंस ले लेंगे। हैं? हाँ डिफरेंस फॉर्मूला। बिल्कुल, ओ डिफरेंस लेके, बिल्कुल। यानी एक तो ये है सिंपल के T4 माइनस T1, ठीक है। तो इस तरह से टिपिकली हमें डिले का कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का जो है डिफरेंस लेके, इन दोनों का डिफरेंस लेके उसको एवरेज कर लें, ठीक है। तो वो टिपिकली T2 माइनस T1 प्लस T4 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमें एवरेज डिले का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्क्यू होता है, ऑफसेट होता है। ऑफसेट जो होता है ना, वो हमें ये पता करना होता है कि हमने अपना जो टाइम है, ठीक है, उसमें प्लस डेल्टा करना है या माइनस डेल्टा करना है, ठीक है। तो वो उसका हमें ऑफसेट से पता चलता है। तो ऑफसेट हम कैसे बताएंगे, कोई आइडिया? अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है और लास्ट ही क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली। सर ऑफसेट का अ, सर ये कर सकते हैं कि हमने अपना टाइम इनिशियल टाइम रिकॉर्ड किया, टाइम सेट किया। अब उधर जो टाइम पहुंचेगा, ठीक है, वो डेटा वो हमें वापस भेज देगा कहीं, फिर इस तरह फिर ऑफसेट कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मैं ओपन क्वेश्चन छोड़ता हूँ, जो कल यानी कि इंशाल्लाह मंडे को मुझे क्वेश्चन का आंसर देगा, वो उसको मैं यानी कि अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। तो ये था आज का। थोड़ा मुझे बैकग्राउंड बनाने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये ज़रूरी था। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। अग्रेशन प्रोटोकॉल के हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, और जो है ये आपको पता चलेगा। उसके बाद डिले जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ये आप खुद फाइंड करें। उसके अलावा बर्कले एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिकल क्लॉक्स, ठीक है। तो ये हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि हमें फिजिकल क्लॉक्स के अंदर जो है वो ड्रिफ्ट की वजह से, और डिले हम क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेड डिले होता है, तो उसकी वजह से हम क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। कर भी लें तो उसके बाद जो है वक्त के साथ साथ जो है ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम की वजह से क्लॉक्स के अंदर जो है वो जो है सिंक्रोनाइजेशन जो है उसमें मसले आते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर था आज का। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी।